नमस्कार साथियों। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कल की क्लास में जैसा कि आपसे मैंने डिस्कस किया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण खंड आता है जिसके अंतर्गत हम स्मारकों से संबंधित तथ्यों को जान करके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी जो ये स्मारक है या जो ये मोनूमेंट्स हैं या ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये भी भारतीय इतिहास के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि इनसे भी हमें ऐतिहासिक काल की बहुत सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है। ये न केवल उस कालखंड के कला और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं कि उस समय का आर्ट या कल्चर कैसा रहा होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी व्यक्त करते हैं। क्योंकि कोई भी कलाकृति जब बनती है तो वो सामाजिक जीवन से कहीं ना कहीं प्रेरित होती है, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पक्षों से प्रभावित होती है। और अगर राज्य के द्वारा उसे संरक्षण दिया जा रहा है, यानी अगर उस समय के शासक ने उसे प्रमोट किया है, तो ये उस समय के राजनीतिक स्थिति के बारे में भी कहीं ना कहीं परिचय देती है। तो कल जब मैं आपसे वास्तुकला या स्थापत्य कला या स्मारक के संदर्भ में बात कर रहा था, तभी मैंने एक बात कही थी कि प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत में कला और संस्कृति का पक्ष तो बहुत पुराना रहा है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में ही कला और संस्कृति का पक्ष देख सकते हैं, क्योंकि सैंधव कला का विकास भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत एक उल्लेखनीय विकास माना गया है। चाहे बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो, सिंधु घाटी सभ्यता तो अपने नगर नियोजन के लिए ही प्रसिद्ध ही थी। बड़े बड़े नगरों का निर्माण बड़े ही जो है प्लान्ड वे में बहुत ही नियोजित तरीके से किया जाता था। विशेषकर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों की अगर बात करें तो वो उस समय के आश्चर्यजनक निर्माण थे। तो स्थापत्य की बात की जाए या इमारतों की बात की जाए तो ये मैंने कहा सिंधु सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से परंपरा शुरू हो चुकी थी। लेकिन अगर हम स्थापत्य कला में प्राचीन समय के अवशेष जो आज भी मौजूद हैं उस संदर्भ में बात करें तो उसमें खासकर या तो मौर्यों के समय राजकीय कला का प्रोत्साहन होता है, यानी मौर्य शासकों ने राजकीय कला को बढ़ावा दिया। विशेषकर मैं बात करूंगा सम्राट अशोक की, क्योंकि बौद्ध साहित्यों में इस तरह का वर्णन भी मिलता है कि अशोक के समय इस तरह के कई स्थापत्य निर्माण हुए। फिर मौर्योत्तर काल जब समय आता है तो उस समय भी आप देखेंगे कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। लेकिन कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से अगर प्राचीन भारत के इतिहास का कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालखंड है तो वो गुप्त काल है। और शायद आपने प्राचीन भारत का इतिहास अगर पढ़ा है तो आप इस बात को भली भांति जानते भी होंगे कि कला और साहित्य के दृष्टि से गुप्त काल को ही भारत का स्वर्णिम काल माना गया है। उसे प्राचीन भारत के स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने के पीछे मुख्य वजह सांस्कृतिक पक्ष था, कला और साहित्य का विकास था। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो स्मारक के तौर पर, यानी जो मोन्यूमेंट्स बनाए गए, अगर उसके तौर पर आप देखें तो उस समय मंदिर निर्माण कला सबसे उल्लेखनीय थी। हालांकि स्मारक में हम केवल मंदिर नहीं सम्मिलित करते हैं, मंदिर के अलावा अन्य जो है स्थापत्य या अन्य वास्तुकलाएं हैं, जैसे नगरों का निर्माण किया गया, स्तूपों का निर्माण किया गया, चैत्य और विहार बनाए गए। इन सभी विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि अशोक के शासन काल में ही बौद्ध साहित्य में तो वर्णन आया कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। यहां तक कि मैंने आपसे जिक्र भी किया था शायद कि मेगास्थनीज ने इस बात का वर्णन किया है कि उस समय पाटलिपुत्र एक बहुत विशाल नगर हुआ करता था। उसने अपने साहित्य में, उसने अपनी रचना में पाटलिपुत्र नगर का जिक्र किया है, उसे पॉलीब्रोथा कहा है। तो उसने पॉलीब्रोथा नाम से एक नगर का वर्णन किया है जिसकी साम्यता पाटलिपुत्र से स्थापित की गई है। और उसके वर्णन से पता चलता है कि पाटलिपुत्र जैसा विशाल नगर उस समय अस्तित्व में था। यहाँ तक कि जो चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया था,
उसने भी पाटलिपुत्र के राजप्रासाद यानी जो रॉयल पैलेस थे, राजभवन थे, उसकी बहुत आश्चर्यजनक विशेषता का वर्णन किया और उसने तुलना की है कि ये तो लग रहा है देवताओं द्वारा निर्मित है। उसके वर्णन में, यात्रा वृतांत में इस तरह की बात आई है कि उसने कहा है पाटलिपुत्र के जो राजमहल थे वो जैसे देवताओं द्वारा निर्मित थे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में कला का पक्ष जो है वो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। लेकिन आज हम लोग कला के एक विशेष क्षेत्र पर बात करेंगे और वो है मंदिर निर्माण कला, क्योंकि प्राचीन काल में वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रगति इसी क्षेत्र में दिखाई देती है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत गुप्त काल से ही होगी। तो चलिए आज हम लोग एक बार स्थापत्य के तौर पर या वास्तुकला के तौर पर मंदिर निर्माण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर प्राचीन भारत के स्रोतों से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो कभी कभी इस तरह से कला के पक्ष से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर कुछ नोट्स लिखिए, आप लोग नोटबुक रेडी रखिए, पेन निकालिए और कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, उसे आप फॉलो करते जाएंगे और जहां ज़रूरत मुझे लगेगी कि समझाना है वहां पर पहले मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। मोन्यूमेंट्स, इसके अंतर्गत हम लोग वास्तुकला का पक्ष शामिल कर रहे हैं। वास्तुकला या जिसको स्थापत्य कहा जाता है यानी आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंतर्गत सबसे पहले शामिल कर रहे हैं मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण कला। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, कला और साहित्य, कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन भारत के स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया है किस संदर्भ में? कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो आर्ट एंड लिटरेचर के टर्म में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ एंशियंट एज में वो गुप्त काल में हुआ और इसीलिए इसको गोल्डन एरा या स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। फिर अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिर निर्माण कला का जन्म, मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, यानी यहीं से जो है मंदिरों के निर्माण की परंपरा शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए, प्राचीन काल में या आप कह सकते हैं भारत में मंदिरों के निर्माण की, मंदिरों के स्थापत्य की तीन प्रमुख शैलियां प्रचलित थीं। 3 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर स्टाइल थे। एंसेंट इंडिया में जो टेम्पल्स बनने शुरू हुए, वो आप देखेंगे प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के युग तक, यानी विशेषकर पूर्व मध्यकाल तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मंदिर बनाए जाते थे। तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको उन शैलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप नोटिस करेंगे कि मंदिर स्थापत्य की स्टाइल अलग अलग होती थी, उसकी विशेषताएं अलग अलग होती थीं। तो ये जो 3 प्रमुख शैलियां थीं, इसमें एक आप पाएंगे नागर शैली के नाम से जानी गई, नागर शैली। नागर शैली। एक दूसरी शैली थी जिसको कहते थे बेसर शैली। और एक तीसरी शैली थी जिसको कहते थे द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। अब अगर हम भौगोलिक रूप से समझना चाहें तो एक मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जो भारतीय भूभाग था, यानी इंडियन लैंड मास की अगर मैं बात करूं, तो इसमें खासकर आप पाएंगे कि जो ये हिमालयन क्षेत्र है और यहां पर जो विंध्य पर्वतमाला है, हिमालय से विंध्य तक का जो क्षेत्र हुआ करता था, या उत्तर भारत कह लीजिए आप, चाहे वो पूर्व के इलाके में जाइए चाहे पश्चिम के, इन पूरे क्षेत्रों में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो नागर शैली के मंदिर आप कह सकते हैं कि ये अधिकांशतः उत्तर एवं पूर्वी भारत में बनाए जाते थे। तो नागर शैली के मंदिर अधिकांशतः कहां मिलते हैं? उत्तर और पूर्वी भारत में। फिर इसके बाद जो विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र से लेकर के, और आप कह सकते हैं कि कृष्णा नदी वाला क्षेत्र है, कृष्णा, विंध्य से लेकर कृष्णा तक, विशेषकर आप कह सकते हैं महाराष्ट्र का रीजन, आंध्रा का रीजन, जो ये क्षेत्र था, यहां पर बेसर शैली के मंदिर बनते थे। तो एक दूसरी शैली थी, उसका नाम था बेसर शैली। तो बेसर शैली के मंदिर किन क्षेत्रों में बनते थे? विंध्य प्रदेश से कृष्णा के बीच में, विंध्य और कृष्णा के बीच, ये भौगोलिक क्षेत्र है इनका, जहां पर इस तरह के मंदिरों का निर्माण होता था। तो आप लगभग ये कह सकते हैं जो दक्कन का इलाका था, जो दक्कन का पार्ट था, मध्य भारत का क्षेत्र था, वहां पर बेसिकली बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, ये आप पाएंगे कि कृष्णा और
कन्याकुमारी के कृष्णा और जो कुमारी अंतरीप का क्षेत्र था, कुमारी अंतरीप, तो ये कृष्णा नदी से लेकर के कुमारी अंतरीप का मतलब केप ऑफ कोमोरिन। आप जानते हैं कि कन्याकुमारी में ही केप ऑफ कोमोरिन कुमारी अंतरीप है, वही है कन्याकुमारी। तो कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच का मतलब सीधा सा हो गया कि दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो इस तरह से भारत के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, उत्तर और पूर्वी भारत में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण होता था। जो दक्कन का क्षेत्र था वहां पर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण होता था, और जो सुदूर दक्षिणवर्ती इलाका था, फॉरमोस्ट साउथ का रीजन था, वहां पर द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाते थे। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो बेसर शैली के मंदिर थे, उस समय में इस क्षेत्र को, विंध्य के दक्षिण के इलाके को दक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता था। दक्षिणा पथ या दक्षिणावर्त कहते थे, दक्षिणावर्त। इसका अर्थ यह था कि अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाना चाहे तो वो उसे इसी पथ से होकर गुजरना पड़ता था। तो स्वाभाविक बात है, उत्तर और दक्षिण के बीच में ये कहीं ना कहीं दक्कन का इलाका एक, आप कह सकते हैं, सेंट्रल पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा, विंध्य से लेकर ये वाला क्षेत्र। तो विंध्य पर्वतमाला को पार करके इन क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण जाते थे, और इसे दक्षिणा पथ भी कहा जाता था। इसीलिए बेसर शैली के मंदिरों को दक्षिणा पथ के मंदिर भी कहा गया। तो इसी के आधार पर इनका एक नाम पड़ा, दक्षिणा पथ के मंदिर। तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म होता है गुप्त काल में, और धीरे धीरे फिर आप देखते हैं कि मंदिर निर्माण की जो कला शैली है उसमें विभिन्नता आती है, विविधता आती है, वेरिएशन, और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार इसमें अलग अलग स्थापत्य शैली का इस्तेमाल होता है, अलग अलग आर्किटेक्ट स्टाइल का इस्तेमाल होता है। जिसमें मैंने कहा नागर शैली विशेषता उत्तर और पूर्वी भारत में प्रभाव रखती है, बेसर शैली एक दूसरी स्टाइल थी, एक दूसरी शैली थी जिसका प्रभाव दक्कन में सर्वाधिक था, और द्रविड़ शैली के मंदिर जो है विशेषता दक्षिण भारत में कृष्णा और कुमारी अंतरीप के बीच का जो भौगोलिक क्षेत्र था वहां पर इनका निर्माण किया जाता था। तो क्रम से अगर आप चले उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे दक्षिण में है द्रविड़ शैली, और सबसे उत्तर में नागर शैली, और बीच के जो क्षेत्र आते हैं इसमें बेसर शैली के मंदिर बनाए जाते थे। तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। सबसे पहले अगर हम नागर शैली की अब बात करें, तो भौगोलिक रूप से आपने इसका एक तो क्षेत्र जाना कि उत्तर भारत, और पूर्वी भारत। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, या बिहार का क्षेत्र था, या उड़ीसा का क्षेत्र था, या फिर कुछ हद तक आप कह सकते हैं राजस्थान के भी क्षेत्रों में, बंगाल के भी क्षेत्रों में इस तरह के मंदिर जो है वो मिलते हैं, जिसमें कुछ अतुलनीय मंदिर
यानी बहुत प्रसिद्ध मंदिर आपको उड़ीसा में दिखाई देंगे जो नागर शैली में बने हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात मैंने ये बताई कि जो नागर शैली के मंदिर थे, इनकी जो विशेषता थी, इनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फीचर्स थे, वो आप पाएंगे कि इस शैली के बने मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय मतलब क्वाड्रेंगुलर शेप में बनाए जाते थे। ये मंदिर चतुष्कोणीय होते थे। और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि इसमें एक शिखर का निर्माण किया जाता था। मंदिर का एक शिखर होता था जो रेखीय, यानी गर्भगृह के ऊपर एक सीधा एक रेखा में एक शिखर खड़ा किया जाता था। इसीलिए इसके शिखर को एक नाम दिया गया है, इसे बोलते थे एक रेखीय शिखर, लीनियर, एक रेखीय शिखर। ये इसकी एक विशेषता थी। जैसे अगर आप देखना चाहें तो कुछ एक रफ डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो कुछ इस तरह का टेंपल ये बनता था, जिसमें पूरी एक सीधी रेखा में एक शिखर खड़ा किया जाता था, टेंपल के ऊपर बनाया जाता था। इसी को कहते थे एक रेखीय शिखर। और इसमें जो बीच का ये भाग होता था, इसको बोलते थे गर्भगृह। गर्भगृह। अब ये गर्भगृह क्या था? गर्भगृह एक तरीके से एक ऐसा भाग होता था जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। आप मंदिर जरूर गए हैं, मंदिरों में आपने देखा होगा प्रवेश करते ही एक ऐसा भाग आता है जहां पर मुख्य देवता की स्थापना होती है। तो जहां मंदिर में मुख्य देवता विराजमान होते हैं, उस प्रांगण को ही गर्भगृह कहते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह का भाग होता था। और इसी के ऊपर जो है एक आप देखेंगे एक रेखीय, यानी एक सीधी रेखा में जो है एक शिखर खड़ा किया जाता था। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी कि ये मंदिर चतुष्कोणीय होते थे, इनका एक रेखीय शिखर होना इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। गर्भगृह से मंदिर प्रारंभ होता था जिसमें देव मूर्ति की स्थापना होती थी। और साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि नागर शैली के मंदिर, जैसे जो गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं, यानी गुप्तकालीन मंदिर भी इसी शैली में बने हैं, इसी शैली में बने हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिस पर आपके पेपर में स्रोतों के संदर्भ में, हालांकि कला और संस्कृत अलग से एक पक्ष है जिसे आप पढ़ते हैं, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आर्ट एंड कल्चर अगर आपको पढ़ना है तो आप इसकी शुरुआत करेंगे बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की कला से लेकर, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे भारत में कला का पक्ष जो है, विभिन्न या ललित कलाएं जो भारत में विकसित हुई, वो कब से लेकर और कब तक किस किस पायदान से होते हुए आगे चढ़ी हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है अभी केवल इस संदर्भ में बातें कर रहे हैं कि जो प्राचीन भारत को जानने के साधन हैं उसमें इनके भी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मंदिर भी या फिर जो अन्य स्थापत्य हैं वो भी हमें इतिहास बताते हैं, उसी संदर्भ में इसकी चर्चा हो रही। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे एक प्रश्न अब ये हो गया, भारत में प्राचीन भारत के इतिहास के किस कालखंड को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है? तो गुप्त काल।
गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे आधार क्या है? तो कला और संस्कृति या कला और साहित्य के पक्ष से देखा जाए तो गुप्त काल सर्वाधिक उन्नति का काल था, इसीलिए स्वर्ण युग कहा गया। एक प्रश्न तैयार। दूसरा, प्राचीन भारत में स्थापत्य के रूप में मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ? यानी आर्किटेक्चर में जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ वो किस एज में स्टार्ट होता है? तो गुप्त काल में। फिर तीसरा प्रश्न हो गया कि गुप्तकालीन मंदिरों में जो स्थापत्य शैली थी वो किस तरह की थी? तो क्या आंसर लगाएंगे? नागर शैली में बनते थे। नागर शैली के मंदिर की विशेषता क्या थी? तो ये अधिकांशतः चतुष्कोणीय होते थे, इनमें एक रेखीय शिखर होता था और ये एक गर्भगृह से प्रारंभ होता था जिसमें देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। इस तरह के मंदिर किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? तो उत्तर और पूर्वी भारत में। तो ये आपने देख लिया। अब एक लास्ट पॉइंट आते हैं इसमें, वो है इसके कुछ प्रमुख उदाहरण। उदाहरणों पर बात करते हैं। देखिए, गुप्त काल में कई मंदिर बने, लेकिन मैं अगर सबसे अच्छे मंदिर का उदाहरण सामने रखूं तो आप लिखिएगा इसमें कि गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पास स्थित है। झांसी जिले के पास स्थित है। झांसी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर पड़ता है, वहीं पर ये स्थित है। झांसी जिले के पास की बजाय में लिख लीजिए, ज्यादा स्पष्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है। 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। शिखर का पहला उदाहरण है। शिखर का पहला उदाहरण है। तो जब भी गुप्तकालीन मंदिरों की बात होगी तो उसमें सबसे बेहतरीन मंदिर, सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ झांसी जिले में एक जगह है जहां पर दशावतार टेम्पल बना हुआ है, और नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को व्यक्त किया गया है। 10 अवतारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, अलग अलग युग में उनके अलग अलग अवतारों को स्वीकार किया गया है। तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर है तो नागर शैली में बना है। इस 12 मीटर ऊंचा शिखर इसकी एक विशेषता है, और ये भारत के मंदिर निर्माण क्षेत्र में शिखर का पहला उदाहरण।
यानी भारत का वो पहला मंदिर कौन सा है जो शिखर युक्त मंदिर है? तो आंसर क्या लगाएंगे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसी तरीके से राजस्थान में आबू पहाड़ी पर, माउंट आबू पर, आबू पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है, एक जैन मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये भी नागर शैली का बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये भी नागर शैली में बना है। और जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये संगमरमर से बनाया गया, मार्बल से बनाया गया। ये जैनियों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, माउंट आबू पर स्थित है, नागर शैली में बना है। और ये पश्चिमी भारत में उस समय एक राजवंश था, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता था, सोलंकी। तो सोलंकी वंश के जो शासक हुए भीम सेकंड, भीमदेव सोलंकी सेकंड। भीमदेव सेकंड के एक मंत्री थे, उनका नाम था विमल शाह। विमल शाह। तो भीमदेव सेकंड के जो मंत्री थे विमल शाह, इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। ये मार्बल से बना है, यानी संगमरमर से निर्मित मंदिर है। क्योंकि इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं मैं, गुप्तकालीन मंदिर ज्यादातर ईंटों से बनाए गए हैं, ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें मार्बल का प्रयोग किया गया। और ये चालुक्य वंश या गुजरात में जो शासन करने वाला ये वंश था, सोलंकी वंश, उसी में एक शासक हुए भीमदेव द्वितीय, उनके मंत्री थे विमल शाह, उन्होंने इन मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन तीर्थंकर के सम्मान में इसे बनाया गया। ये जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ का मंदिर माना जाता है। तो जैनों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, या जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, उन्हीं के सम्मान में आप कह सकते हैं, उन्हीं की पूजा अर्चना के लिए इन्होंने दिलवाड़ा में इस जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो नागर शैली के उदाहरणों में अगर गुप्तकालीन मंदिर को आप लेंगे तो सबसे पहला देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद रखिएगा। नागर शैली के उदाहरण में ही एक दूसरा प्रमुख उदाहरण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक मंदिर है, उसका नाम है लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर। और लिंगराज मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। ये कहां पर है? उड़ीसा में है। ये भी नागर शैली में बना है और इसका निर्माण करवाया था लला रेडू केसरी नाम के एक शासक ने। लला रेडू केसरी। तो उड़ीसा में लला रेडू केसरी के शासनकाल में भगवान शिव का एक मंदिर बनाया गया जो लिंगराज टेम्पल है, और ये नागर शैली में निर्मित मंदिरों में भी शामिल है। एक प्रमुख उदाहरण ये भी माना जाता है। फिर इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण आप ले सकते हैं, वो है जगन्नाथ मंदिर।
जगन्नाथ मंदिर, और आप सब जानते हैं कि ये कहाँ पर है, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में ये मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप सब जानते ही हैं। और आप देखेंगे कि इसे, ये भी नागर शैली में बना है, ध्यान रखिए, नागर शैली का प्रमुख उदाहरण है। और इसे गंग वंश के राजा, मैसूर में शासन करने वाला एक वंश था गंग वंश, जिसने अपना राज्य क्षेत्र जो है वो उड़ीसा तक फैला रखा था। तो गंग वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, और जिस शासक के समय मंदिर बना उसका नाम था अनंत वर्मा चोडगंग। अनंत वर्मा चोडगंग ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जगन्नाथ मंदिर। तो उड़ीसा में नागर शैली के कई मंदिर हैं, जिसमें लिंगराज मंदिर प्रमुख है, जगन्नाथ मंदिर प्रमुख है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, कोणार्क। कोणार्क ये भी आप जानते हैं उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के कोणार्क में भगवान सूर्य का मंदिर बना हुआ है, सन टेम्पल जिसे हम कहते हैं। ये भी आप देखेंगे नागर शैली का उदाहरण है, और इसे भी गंग वंश के ही एक शासक हुए, उनका नाम था नरसिंहदेव। नरसिंहदेव। तो गंग वंश के शासक नरसिंहदेव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में से एक है। फिर इसी तरीके से आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस टेंपल है खजुराहो मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो टेंपल। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, और ये भी नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है, नागर शैली में निर्मित है, और इसे चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। चंदेल वंश के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आज आपने नागर शैली के बारे में जाना, नागर शैली के कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखा। हालांकि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मैंने कहा सैकड़ों मंदिर हैं जो नागर शैली में बने, लेकिन कुछ प्रमुख जिन पर प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है, उनका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं, वो है बेसर शैली। बेसर शैली, बेसर स्टाइल। देखिए, बेसर शैली की एक सबसे प्रमुख विशेषता अगर देखी जाए तो आप पाएंगे कि इसमें नागर शैली तथा द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली के तत्व मिश्रित हैं, के तत्व मिश्रित हैं। मतलब ये है कि इस शैली की एक विशेषता आप देखेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं जो है दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। कुछ विशेषता नागर से ली गई है और कुछ विशेषता द्रविड़ से ली गई। दूसरी बात आपको मैंने बताई ही कि इस शैली के मंदिर वो ज्यादातर दक्कन के क्षेत्रों में, यानी जो महाराष्ट्र का रीजन है, यहां पर मिलते हैं ये। तो विंध्य प्रदेश से लेकर के और कृष्णा
नदी तक का जो क्षेत्र आता है उसी रीजन में ज्यादातर वेशर शैली के मंदिर बनते थे और इनमें दोनों के तत्व का मिश्रण दिखाई देता था। और ये जो मिश्रण है ये बेसिकली एक राजवंश हुआ जिसका नाम था होयसल। द्वार समुद्र नाम का एक राज्य था जहां पर होयसल वंश के राजाओं का शासन आया और इन्हीं होयसल वंश के राजाओं के शासन काल में नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला करके वेसर शैली का विकास हुआ। लेकिन वेसर शैली के मंदिरों को बनवाने में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं का काफी प्रमुख योगदान रहा। दक्कन में पूर्व मध्यकाल में आप देखेंगे एक राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की जिसको राष्ट्रकूट कहते हैं। ये सब आप मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें टॉपिक आता है कि दंतदुर्ग ने मान्यखेट को राजधानी बना करके राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। लेकिन राष्ट्रकूटों में एक शासक हुए जिनका नाम था कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण फर्स्ट ने, एक स्थान है शायद आप उससे भली भांति परिचित हैं, उस जगह का नाम है एलोरा। जरूर आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में बहुत फेमस जगह है अजंता और एलोरा। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर एक पहाड़ को या एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। चट्टान को काट कर बनाया गया है। तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये एक पूरे पहाड़ या चट्टान को ही काटकर उसे मंदिर के शक्ल में ढाल दिया गया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्मित है। इसे बेसर शैली का सबसे यूनिक एग्जाम्पल मानते हैं, सबसे अनोखा उदाहरण है और इसे रॉक आर्किटेक्चर का भी सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। यानी कि शिला वास्तुकला। शिला वास्तुकला का मतलब कि चट्टानी खंड को काटकर इस मंदिर को खड़ा किया गया। तो ये इसकी एक विशेषता है। अच्छा, इन मंदिरों की जो स्थापत्य शैली थी उसकी विशेषता ये थी कि इसमें शिखर नहीं होते थे। ये बिना शिखर के, शिखर रहित मंदिर होते थे। यानी एक पूरा प्रांगण मंदिर का तैयार किया जाता था जिसमें गर्भगृह भी होता था, लेकिन इसमें शिखर का निर्माण नहीं किया जाता था। तो बेसर शैली के मंदिरों में आप विशेषता पाएंगे कि ये अधिकांशतः जिस तरह से ये बनाए जाते थे ये सेमी सर्कल्ड होते थे, यानी अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार होते थे। जैसे मैंने कहा नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय बनाए जाते थे, उसी तरीके से बेसर शैली के मंदिरों की एक विशेषता थी कि अर्धगोलाकार थे। और दूसरा मैंने ये कहा कि अधिकांशतः शिखर रहित होते थे, यानी इनमें शिखर का निर्माण नहीं किया जाता था। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल है जो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसे एक पहाड़ या चट्टान को काटकर बनाया गया है। फिर अगर हम बेसर शैली के मंदिरों में एक विशेषता देखें तो मैंने कहा कि नागर शैली से मिलती जुलती विशेषता क्या है, वो है गर्भगृह। तो जैसे यहां पर भी गर्भगृह निर्माण किया जाता था जिसमें मुख्य देवता स्थापित किए जाते थे, देवुल बनाए जाते थे, देवताओं की एक मंडली इसमें रखी जाती थी। और फिर इसमें जगमोहन, जगमोहन एक मंडप जैसी विशेषता थी इनकी। तो इस तरह के मंदिरों की शैली जो है आप पाएंगे वो वेसर शैली के अंतर्गत रखी गई है। यानी इस शैली में जो मंदिर बने उन्हीं को बेसर शैली के मंदिर कहा गया। तो मैं ये कह रहा था कि बेसर शैली का एक अन्य उदाहरण अगर आप लें तो आप पाएंगे कि ऐसे ही एलिफेंटा एक जगह है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में ही है, आपने नाम सुना होगा। यहां पर एक गुफा मंदिर बनाया गया, गुफा को काटकर एक मंदिर बनाया गया है और ये भी बेसर शैली का, यानी एलिफेंटा का गुहा मंदिर या एलिफेंटा का गुफा मंदिर भी
बेसर शैली का एक बेहतर उदाहरण है। अच्छा, शास्त्रकारों का मानना है कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है उसमें बेसर शैली की विशेषता भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिएगा कि नागर और वेसर शैली ये मंदिरों की निर्माण कला शैली थी, स्थापत्य शैली थी। ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित हुई और इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी पर आज हम लोगों ने चर्चा की। अब द्रविड़ शैली पर जो है डिस्कशन मैं कल की क्लास में करूंगा। तो कल हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में जानेंगे और फिर कला के पक्ष में कुछ अन्य चीज़ों को डिस्कस करके, जैसे बौद्ध काल या बौद्ध मंदिर जो बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, जो बौद्धों का पूजा गृह होता था उसी को चैत्य कहते थे, विहार क्या होता था जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, स्तूप क्या होता था, तो जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बनाई गई समाधियाँ थीं, इन सब पर मैं अगली क्लास में बात करूंगा और आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक पक्ष बचेगा चित्रकला, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना अनफ है। आप नागर और वेसर के बारे में जो मैंने बताया इस पर प्रॉपर नोटिंग कर लीजिएगा और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और कल हम लोग फिर द्रविड़ शैली और बाकी जो मैंने स्थापत्य की बात की है इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ाई लिखाई इसी तरह से करते रहें। और कल हम लोग फिर एक बार सुबह 7:30 बजे के इस बैच में लाइव होंगे और उसके बाद आपकी क्लासेस कंटिन्यू होगी। धन्यवाद।